मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 7 जनवरी के हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो मुझे मिला, जो दो आर्टिकल मेजॉरिटी में मुझे मिले हैं टाइम्स ऑफ इंडिया से। दोनों ही बहुत ही अच्छे आर्टिकल हैं और एक आर्टिकल मैंने द हिंदू से आज लिया है जो इंटरनेशनल लॉज के बारे में है और इसको हम डिटेल में थोड़ा समझेंगे। और क्योंकि आज हिंदू में मुझे कुछ खास मुझे नहीं मिले आर्टिकल, तो मुझे लगा मुझे थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहिए और लकीली मुझे ये आर्टिकल मिले हैं जो अभी हाल फिलहाल की जो न्यूज चल रही है उससे कनेक्टेड है। तो आइए समझते हैं। और थोड़ा मुझे आज मेरे घर के पीछे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ी सी आवाज आ सकती है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा उसके साथ। तो पहला आर्टिकल है हमारा, कैबिन क्रू फॉलो रूल्स डोंट डू जुगाड़। तो आप सुन रहे होंगे कि अभी फिलहाल की एक बहुत ही डिस्टर्बिंग इंसिडेंट हुआ एयर इंडिया की फ्लाइट में एक एल्डरली वुमेन के साथ, और उसके लिए ये जो आर्टिकल लिखा गया है और काफी इसमें चीजें हाईलाइट की गई हैं जो समझने वाली हैं, जिसमें डीजीसीए के जो रूल्स हैं उसको हाईलाइट किया गया है, उसको समझेंगे। सो व्हेन डीजीसीए रूल्स ऑन अल्कोहल इंड्यूस्ड अनरूली पैसेंजर का, इसमें जो मेजर टर्म है वो अनरूली पैसेंजर की बात हो रही है जिसको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए फ्लाई करने से। तो उन्होंने अल्कोहल इंड्यूस का मतलब जो ऑलरेडी जिसने शराब पी रखी हो, बिहेवियर ऑन बोर्ड एयरलाइन फ्लाइट्स वर बीइंग रीस्क्रिप्टेड इन 2017। इसके लिए जो एयरलाइंस की जो गाइडलाइंस है वो रीस्क्रिप्ट की गई 2017 में की गई थी। इवन द मोस्ट फेकन बोलते हैं इसको और फंक्ड बोलते हैं एक्चुअली, फंक्ड ऑफ माइंड्स वुड नॉट हैव इन्विजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एयरक्राफ्ट कैबिन बीइंग टर्न इनटू अ यूरिनल। ध्यान दीजिएगा कि उसमें ये कहना चाह रहा है ये आर्टिकल कि जब उन्होंने 2017 में ये जो गाइडलाइंस रिवाइज की भी थी, तब भी उन्होंने कभी ये सोचा नहीं होगा कि कोई ऐसे दिमाग का भी व्यक्ति हो सकता है जो एयरक्राफ्ट के कैबिन को यूरिनल में कन्वर्ट कर दे। उन्होंने इतना सोचा नहीं होगा जब उन्होंने गाइडलाइंस बनाई होंगी। ठीक है, तो वो कहना क्या चाह रहा है आर्टिकल इसके बाद, तो ये इसका पंच है कि हम लोग जो आजकल जो सोशल नॉर्म्स को लेके लोगों का बिहेवियर है, जैसे फ्लाइट में लड़ाई हो रही है, फ्लाइट में इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं, ये क्या दर्शाता है कि हमारा सोशल एक्सपोजर, हमारा डेवलपमेंट तो बढ़ रहा है लेकिन हमारा मेंटल एक्सपोजर जो सोशल लाइफ को लेके कहाँ स्टैंड करता है, कहाँ लाई करता है, वो भी दिखा रहा है इस इंसिडेंट के बाद। ठीक है, तो वैसे भी ये आर्टिकल हम जब भी कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसके व्यू पॉइंट में डीप में जाने के पहले अपना व्यू पॉइंट भी हमको करेक्ट करना चाहिए और कभी किसी की साइड नहीं जाके सिर्फ आर्टिकल को एनालिटिकल पार्ट के लिए हमें समझना चाहिए। आगे क्या आर्टिकल कह रहा है, आफ्टर 2 इनेब्रेटेड एयर इंडिया पैसेंजर, ऐसे 2 केसेस हो चुके हैं, ओपनली यूरिनेटेड मिड एयर इन 2 सेपरेट इंसिडेंट्स विद इन द स्पैम ऑफ अ रिसेंट फोर्टनाइट। ठीक है, 2 इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं यूरिनल वाले, with one of them allegedly urinating over a women passenger. The big question before authorities might appear to be how to tackle this new variant with the species of unruly flyers. जो ये नया टाइप है unruly flyers का, इसको हैंडल कैसे किया जाए। उसके साथ साथ इस पे ये भी वो कह रहे हैं कि but look beyond this mutant behavior and would stumble into a larger more pressing issues। और अगर हम इस mutant behavior पर हम इसके बियॉन्ड देखें तो ये हमको स्टम्बल कर देगा एक लार्जर प्रेसिंग इश्यूज के ऊपर, हमको लाके खड़ा कर देगा। स्टम्बल का मतलब होता है लड़खड़ाना, राइट। दैट ऑफ जुगाड़ दैट एआई, इसमें एयर इंडिया है इसका मतलब, एआई क्रू appears to have mastered to ease themselves out of such situation and head home straight after a flight instead of spending hours at a police station filing an FIR। तो ये जो केस था उसमें था कि जब ये घटना घटी, एक सीनियर लेडी के ऊपर एक व्यक्ति ने यूरिनेट किया, उस केस में एयरलाइंस के जो क्रू मेंबर्स हैं उनको एक्शन लेने के बजाय और लंबे क्यू में खड़े होने के बजाय पुलिस स्टेशन FIR में उन्होंने जो एक्शन नहीं लिया उसको हाईलाइट यहाँ पे किया जा रहा है कि उसको किया जाना चाहिए था। उसके बाद फिलहाल की न्यूज ये है कि डीजीसीए ने एयरलाइंस को शो कॉज नोटिस भेजा है और कि आपने ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर ऐसी कोई भी घटना घटती है तो उस केस में एयरलाइंस क्रू मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस वक्त उसको एक्शन लेने की, तो उसको हाईलाइट किया जा रहा है। अब आगे सिर्फ इशू ही नहीं, लिमिटेशंस क्या है क्रू मेंबर्स की उसको भी बता रहे हैं। तो इन फ्लाइट कैंगारू कोर्ट्स, कंगारू कोर्ट का मतलब होता है कि जो इंस्टेंट डिसीजन देने वाला हो, जो ज्यादा लॉफुल ना हो, जिसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं है और सही डिसीजन ना दिया जाए, जैसे कहते हैं कंगारू कोर्ट्स। प्रेस ऑन आईटीज और गेट होम आईटीज
as it's popularly called, that psychological phenomena where pilots continue with the risky landing to get the job done. तो ये कहना चाह रहे हैं कि उसमें एक ऑप्शन होता है जब ऐसी कोई घटना घटती है जहां पे कोई अनरूली फ्लायर फ्लाई कर रहा हो, तो प्रेस ऑन आइटिस और गेट होम आइटिस करके एक वहां पे साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जहां पे हम जो फ्लायर्स सॉरी जो पायलट है उसको इंस्टेंट लैंडिंग करनी पड़ती है ऐसी किसी घटना में। तो उस केस में जो हमारे जो इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है और इसके कोई राइट्स कैबिन क्रू को या फ्लाइट मेंबर को या फिर फ्लाइट पायलट को नहीं मिले हैं जिसकी वजह से ऐसा वो कोई काम कर सके। और अगर ऐसा होता है और उसके बाद भी एयरलाइंस और फ्लाइट फ्लाई करती है तो उस केस में जहां पे ऑलरेडी अनरूली फ्लायर है और जो ड्रंक है, इस सिचुएशन में अगर ऐसा वो करती है तो एयरलाइंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, पर उनके राइट्स काफी कम है। तो क्या कह रहे हैं, ओवर द अपीयर्स टू हैव मूव्ड आउट ऑफ द कन्फाइंस ऑफ द कॉकपिट इनटू द पैसेंजर कैबिन टू अफ्लिक्ट फ्लाइट अटेंडेंट्स। ठीक है, तो ये वो कह रहे हैं कि जो उनके जो एक्सपोजर है पायलट का और कैबिन क्रू का काफी कम है। Now, in both the cases, the airline crew allowed the affronting passenger to negotiate with the affected passenger and broker a compromise. But does the law of the land grant the crew that power? ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे, वो यही कह रहे हैं कि हमें affronting passenger से negotiate करना और affected passenger से हमें negotiate करना, उसके साथ compromise करना या फिर उसको deal करना, क्या ये सारे law cabin crew को हैं? The question mark है. It can be argued that the perils of holding an impromptu kangaroo court, मतलब उसी वक्त उस घटना के आधार पर डिसीजन देना, ये इम्प्रॉम्प्टू मतलब तुरंत उसी घटना पर मिड एयर आर्ट एक्सप्लिसिटली एड्रेस्ड इन द इंडियन गवर्नमेंट 2017 सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट। ये सीएआर में नहीं डिटेल में बताया गया है और इसको एक्सप्रेस नहीं किया गया है। ऑन हैंडलिंग ऑफ अनरूली पैसेंजर ऑफ द कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस इन सर्टेन other act committed on board aircraft 1963 टोक्यो कन्वेंशन which applies to international flights। ध्यान दीजिएगा, इस एक्ट को भी ध्यान देना है और इस घटना को हमें GS3 के पर्पज से भी आप देख सकते हैं और इसमें कुछ हमारा जो सोशल नॉर्म यहाँ कवर हो रहा है इस इशू को लेकर के, ऐसे और भी एक दो इशू आए हैं वो हमारे GS1 के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, तो आप व्यू पॉइंट लीजिए इस आर्टिकल से। बट द एक्ट ऑफ ग्रांटिंग एन अनरूली पैसेंजर एक्सेस टू द विक्टिम ऑन बोर्ड अ फ्लाइट इज ब्लंटली अगेंस्ट द इंटेंट ऑफ द स्पिरिट ऑफ बोथ दीज लीगल डॉक्यूमेंट्स। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि कोई भी पैसेंजर अनरूली का मतलब या तो ड्रंक है या ऐसी सिचुएशन में है जिसको फ्लाई नहीं करने देना चाहिए, उसको अगर आप अलाउ करते हैं एयरलाइंस में तो वो लीगल डॉक्यूमेंट्स और जो रूल्स हैं उसके अगेंस्ट है। तो इसका मतलब है कि अगर उस एयरलाइंस में जो घटना घटी उसमें ऐसा कोई जरूर हुआ जिसकी वजह से उसको हाईलाइट किया जा रहा है कि उसको या तो अलाउ, अभी डिटेल और आएंगी आप अगर न्यूज फॉलो करते हैं, तो हमें उस घटना पे नहीं जाना है, ये समझना है कि हमारे प्रोटोकॉल्स क्या कहते हैं। फ्लाउटिंग का मतलब होता है धज्जियां उड़ाना, जो हमारे वैसे भी लॉ बहुत स्ट्रिंजेंट है, डिटेल में एक्सप्रेस नहीं कर पाया है इस चीज को, अब इस पर नियम आएंगे जरूर डीजीसीए के, बट अभी फिलहाल के लिए जो हो रहा है उस आर्टिकल से समझते हैं ना। फ्लाउटिंग प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है धज्जियां उड़ाना। द लेट डाउन नॉर्म इज टू आइसोलेट द अनरूली पैसेंजर एंड हैव हिम और हर अंडर रिस्ट्रेन टू कीप अग्रेशन अंडर चेक। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले की समझना है कि हमने ऐसे कौन से नॉर्म्स हैं जिनको लेट डाउन किया है कि अनरूली पैसेंजर को आइसोलेट किया जाए एंड हैव हिम अंडर रिस्ट्रेन टू कीप अग्रेशन अंडर चेक। उसके गुस्से को या उसको अलग रखना या उसके जो अग्रेशन का जो बिहेवियर है उसको चेक करना, इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं इसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। आर्टिकल 6 ऑफ टोक्यो कन्वेंशन ग्रांट्स द कमांडर द पावर टू रिस्ट्रेन एन अनरूली पैसेंजर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट, पर्संस और द प्रॉपर्टी, और टू इनेबल हिम टू डिलीवर सच पर्सन टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। ठीक है, ये टोक्यो कन्वेंशन के हिसाब से वो बता रहे हैं कि एयरक्राफ्ट की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है और जो लोग और प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, और टू इनेबल हिम टू डिलीवर सच पर्सन टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब ऐसा कोई आपको व्यक्ति अगर मिलता है जो अनरूली फ्लायर है तो उसे आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को डिलीवर करें या उसको प्रेजेंट करें। बट ऐसा नहीं हुआ एयर इंडिया के केस में, उन्होंने ऐसा नहीं हुआ जो न्यूज में समझ में आ रहा, उन्होंने कोई केस फाइल नहीं किया उस व्यक्ति के अगेंस्ट। Nowhere do the provisions grant the pilot or the cabin crew the power to attempt peace between the accused and the victim। इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर लोग उम्मीद कर रहे हैं, अगर केस अगर ये कोई कहता है, पैसेंजर कहता है, विक्टिम जो कहता है कि आपकी वहां के कैबिन क्रू ने कोई स्टेप क्यों नहीं उठाया या पायलट ने कोई स्टेप क्यों नहीं उठाया, तो उस केस में उनको ये पावर नहीं है।
ध्यान दीजिएगा। तो इमरजेंसी लैंडिंग की पावर अभी हम समझेंगे है, एक कहीं ऐसा केस हुआ है, लेकिन बीच में कॉम्प्रोमाइज कराना या किसी को एक्यूज बताना या कंगारू कोर्ट क्रिएट करना फ्लाइट के अंदर, वो परमिट नहीं है, वो सही भी नहीं है सिचुएशन के हिसाब से। इंगेजिंग एन इनेब्रेटेड unruly passenger in a negotiation with the victim mid-air is akin to putting the aircraft and all its occupants in danger once over again। अगर ऐसा किया भी जाता है तो वो घटना बढ़ सकती है और एयरक्राफ्ट के सभी जो पैसेंजर्स हैं उनको भी दिक्कत हो सकती है, और इस केस में आगे और सीन क्रिएट हो सकता है, तो वो सबको डेंजर में डालने वाली चीज होगी। अब समझने वाली बात क्या है कि एक ऐसी घटना को यहाँ रेफर किया जा रहा है कि 2022 में ब्रिटिश पायलट था एक जिसका रेफरेंस ले रहे हैं, लो कॉस्ट कैरियर जेट 2 फ्लाइंग फ्रॉम लंदन टू ग्रीक, और जो आइलैंड ऑफ क्रेट को जा रहा था, डाइवर्टेड एंड लैंडेड इनटू कोफू, अनदर ग्रीक आइलैंड, आफ्टर टू ब्रदर्स हैड अ फिस्ट फाइट। तो क्या हुआ, दूसरा एक हुआ क्या कि दो भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ, उसके बाद उसी ऐसी ही कोई घटना हुई, यूरिनेट कर किसी ने किसी के ऊपर यूरिनेट किया, उसके बाद उनको emergency landing करनी पड़ी on the and their on-board duel had the potential to jeopardize flight safety, forcing pilot to divert. On the landing, the Springthorpe brothers were handed over to the law enforcement authorities and later fined 50,000 euro by the airline. तो ये उनको पे करना, एयरलाइन को पे करना पड़ा, सॉरी एयरलाइन ने फाइन किया, माय मिस्टेक। तो आप समझ रहे हैं कि ऐसी जो घटना अगर ऐसी ये जो लॉ जो हुआ, ये घटना हुई, क्या ऐसे राइट्स हर किसी देश के लोगों को हैं? और अगर ऐसा है, इंडियन एविएशन इंडस्ट्री ने ऐसे कोई लॉ बनाए हैं, तो उनका डिटेलिंग शायद लोगों के पास अभी आना बाकी है, या बनाए हैं या बनाएंगे, सो दैट कि ऐसी घटना में कैबिन क्रू को क्या करना चाहिए और पायलट को क्या करना चाहिए वो ज्यादा हाईलाइट होगा। ठीक है। इंडिया करंटली डज नॉट हैव लीगल प्रोविजंस that allow airlines to levy a fine on disruptive passenger। तो ये जो आर्टिकल ऐसा कह रहा है, तो उसको इसमें कोई तो बेस होगा कि इंडिया के पास ऐसा कोई लीगल प्रोविजन अभी फिलहाल के लिए नहीं है जहां वो ऐसा कोई फाइन लगा सके। ठीक है। नाउ अब इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे पैसेंजर्स फ्लाई करते हैं एयरलाइन में, समझने वाली बात सिर्फ ये है कि उनकी सिक्योरिटी को लेके एक बड़ा क्वेश्चन है, और जैसा कि जो गुडविल जो यहाँ खराब हुई टाटा ग्रुप की, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है कि ऐसे कि वहां के जो एयरलाइंस के जो कैबिन क्रू थे उन्होंने स्टेप क्यों नहीं उठाया, क्योंकि न्यूज ये बोल रही है कि जब ये घटना घटी उसके बाद उन्होंने उस जो भी पर्सन था उस एक्स को, उस ए या फिर एक्स बंदे को चार्ज नहीं किया, उसको बैन नहीं किया, कोई कंप्लेन नहीं हुई उसके अगेंस्ट, और इसीलिए डीजीसीए ने एयरलाइंस को शो कॉज नोटिस जारी किया। तो आगे देखते हैं कि ये केस कैसे डेवलप होता है। फिलहाल के लिए हमारे लिए इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन ठीक थी, आगे वाले आर्टिकल में बढ़ते हैं। और दूसरा आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे जोशीमठ से न्यूज जो आ रही है उसके ऊपर बेस्ड है, और जैसा कि पहले भी इन्वायरमेंटलिस्ट और बहुत सारे स्पेशलिस्ट ने पहले चीज बोली थी, वही चीज हो रही है फाइनली। Despite decades of studies warning of Joshimath's geological stress, authorities went ahead with power and project roads। तो इस आर्टिकल में वो कह रहे हैं कि बहुत टाइम से ये कहा जा रहा था कि जो हिमालय एक यंग और बहुत बहुत अर्ली एज का जो पहाड़ है, उस केस में वहां पे इतने बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को लगाना सेफ नहीं है, और वही चीज हो रही है। Now residents of Joshimath are protesting because their home roads and agricultural fields developed enormous and sudden fractures over the past few days. Water is gushing out of the fields while housing are developing cracks। वहां क्रैक आ गए हैं, पानी निकल के बाहर आ रहा है। अभी हम आज की डेली न्यूज एनालिसिस में समझेंगे उसको आगे, और बहुत ज्यादा हालत वहां पे खराब होने की सिचुएशन बन रही है। This prima facie shows that town is under tremendous stress and a portion of it may sink। Joshimath or Jyotirmath is a temple town and a municipality in Uttarakhand Chamoli district में ये है ये जगह। जो ये मठ है इज वन ऑफ द 4 कार्डिनल जो मुख्य संस्थाएं हैं किसकी, आदि शंकराचार्य जिन्होंने इसको फाउंड किया था, उसकी जो 4 कॉर्नर्स हैं, जो 4 उनकी पीठ है, उनमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट पीठ है यहाँ पर, और ये हमारे चाइना बॉर्डर से भी लगा हुआ है, जो उसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस को भी दिखाता है। जोशीमठ वन इज द क्लोजेस्ट टू चाइना बॉर्डर। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस समझ में आ गया हमारे लिए। GS3 के पर्पज से और GS1 के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि वो कौन कौन से साइंस थे या सिम्टम थे जो पहले हमको पता थे और हमने उसको इग्नोर किया और ये घटना घट रही है।
The entire region from Chamoli to Joshimath has been familiar with disasters for the past few decades. The glacial avalanche known as the Chamoli disaster led to the flash floods in the Rishi Ganga and the दौल गंगा रिवर्स इन फरवरी 2021। आपको याद होगा जो घटना घटी थी वहां पे अवलांश डिमोलिश हुआ था, गिरा था। उस केस में फ्लैश फ्लड का वहां पे केस बना था ऋषि गंगा और धौल गंगा में 2021 की बात है। और दूसरा, the two rivers are tributaries of Ganga. The disaster killed around 200 people. जो दूसरी बात ये है कि ये जो गंगा जो नदियां हैं ट्रिब्यूटरी हैं गंगा की, जिसे ऋषि गंगा और धौल गंगा भी कहते हैं, जोग्राफिकल एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। The disaster killed around 200 people, including workers trapped in the Tapovan Vishnugad hydropower plant tunnel। जो ये पावर प्लांट टनल बन रही है, इसी में 200 लोग आकर के जो इनके वर्कर्स थे वो भी, और इस डिजास्टर में 200 लोग मरे थे उस वक्त ऑन द धौल गंगा रिवर। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन अभी जो बनी है इसका बैकग्राउंड ये है, ऐसे समझिए। Then in July 21, during heavy rainfall, a portion of the mountain sank in Dhandhariya near Joshimath। ठीक है, in a research article document 23 disaster event 21 itself in Uttarakhand, Sushil Khanduri of Uttarakhand State Disaster Management Authority showed that heavy downpour, cloud burst, rock fall, debris flow, avalanche, floods occurred in many locations of the state। जो वहां के सुशील खंडूरी थे, वहां के डिजास्टर मैनेजमेंट के जो हेड है अथॉरिटी के, उन्होंने चीज सारी चीजें मेंशन की थी कि यहाँ की जो सिचुएशन बन रही है वहां इन सब चीजों के होने के बड़े आसार हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें भी जा चुकी हैं और उसके आगे होने के भी आसार बताए गए थे। इसके साथ द रिसर्च एक्सप्लेन्स बताता है that these disasters mostly related to meteorological regime changes, unusual rainfall patterns and indiscriminate human actions in high risk areas। ये इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि क्यों हो रहा है। ये क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसकी वजह से रेनफॉल पैटर्न्स में चेंजेस आ रहे हैं, और लोगों का जो इंटरवेंशन है, इनडिस्क्रिमिनेट ह्यूमन एक्शंस है, जहां पे हम क्या हाइड्रो पावर लगा रहे हैं, हम ऑली रोपवे बना रहे हैं, हाई रिस्क एरिया में अगर हम ऐसा काम करेंगे तो ये होना स्वाभाविक है। ठीक है, ये बताता है ये रिसर्च। ठीक है, क्योंकि हम सबको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से हिमालय एक यंग पहाड़ है, एक बहुत ही नया पहाड़ है ऐसे कहना चाहिए, और वहां पे जो वो रीजन है, वो जो बेल्ट है, उस बेल्ट के आसपास के रीजन में कोई भी हाइड्रो पावर अगर आप या कोई बड़े प्रोजेक्ट आप लगाते हैं तो उसका फर्क वहां की इकोलॉजी पे पड़ता है और इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, जो कि हो रहा है। उसके बाद ये भी बोल रहे कि जोशीमठ वॉज सिंकिंग 1964 में भी तो गवर्नमेंट ने वहां पे वहां पे एक 1964 में गवर्नमेंट had appointed MC Mishra, collector of Garhwal, to find out why Joshimath was sinking. His 18-member committee report explained that Joshimath is situated in an old landslide zone, पुराने landslide zone में है, and could sink if rampant development is unchecked। 1964 में ये बात बोल दी गई थी। It recommended that substantial construction should be prohibited in the vicinity of Joshimath। ये मना किया गया था, फिर भी हो रहा है। अब समझते हैं कि विष्णुगाद हाइडल प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में क्या बोला जा रहा था। द रोड एंड टनल, ठीक है, द रोड एंड टनल कंस्ट्रक्शन इन अ फ्रेजाइल माउंटेन इकोसिस्टम आर क्रिएटिंग हैवॉक एंड लीडिंग टू द प्रेजेंट डे क्राइसिस इन जोशीमठ। ठीक है, इसको भी जियोलॉजिकल और एनवायरमेंट सेंसिटिविटी के हिसाब से इसके बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में बोला गया था। रेजिडेंट एंड विक्टिम एक्टिविस्ट वर्किंग इन हिमालय रीजन टू क्वेश्चन हाउ विष्णुगाद प्रोजेक्ट वाज सैंक्शन। ये सवाल हम सबके सामने भी है। तो आप समझने वाली बात है कि इतना ही फ्रेजाइल जियोलॉजिकल कंडीशन में ऐसे प्रोजेक्ट क्यों शुरू किए गए कि आज की डेट में वहां के लोगों को सफर करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, वहां के जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी के 2 रिसर्चर्स थे, 2010 में इस बात को उन्होंने कहा था कि they reported that government should not overburden the town through the tunnel alignment which was part of the hydropower project। उसको टनल अलाइनमेंट को वहां नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसको आप ओवरबर्डन कर रहे हैं उस वहां की इकोलॉजी के हिसाब से। The tunneling process puncture मतलब उसको भस्त कर देना the water bearing strata and causes harm in water gushing out and flooding the area। तो मतलब जो उसका जो टनलिंग प्रोसेस है वो पंचर किसे कहता है, वाटर बियरिंग स्ट्रेटा, मतलब हर पहाड़ की पानी के दबाव को सहन करने की कैपेसिटी होती है। तो अगर आप वहां टनल बना देंगे तो उसकी स्ट्रेटा
को नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और साथ ही साथ गशिंग और मतलब बहुत तेजी से पानी को बाहर जाना, जिसकी वजह से फ्लड बाढ़ आने के पूरे चांसेस बनते हैं। तो इस बात को भी उन्होंने हाईलाइट किया था, जिसको निग्लिजेंस किया गया एज पर द आर्टिकल। ना और समझने वाली बात है कि एंड क्लाइमेट चेंज मेक्स इट वर्स, और क्या हो रहा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और आईपीसीसी की रिपोर्ट के हिसाब से ये जो एरिया है वो क्रायोस्फीयर और ओशन रिपोर्ट्स की जो रिपोर्ट है उसमें पब्लिश किया गया था कि ये एरिया बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन बहुत सोच समझ के करना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर रिसर्चर यही बात बोल रहा है। तो क्यों नहीं किया गया? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द रीजन हैज बीन एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एज रिकॉर्ड इन 21-22। ध्यान दीजिए, ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट की वजह से, एक तो वैसे भी सेंसिटिव इलाका है, उसके बाद यहाँ पे वेदर चेंज भी हो रहा है। The number of extreme rainfall events that have hit Uttarakhand was unprecedented. तो ये आपको हमको जो उत्तराखंड फ्लड हमें याद है, जिसका रेफरेंस यहाँ दिया गया है, उसके बेस पे यहाँ पे जो चीज अब हो रही है इसको नहीं होना चाहिए था अगर पावर प्रोजेक्ट्स को वहां नहीं लगाया गया होता। ठीक है, तो हमारे लिए समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि आईपीसीसी की रिपोर्ट में क्या चीज मेंशन की गई थी उसको आप समझिए अपने जीएस पेपर को कवर करते हुए। एनवायरमेंट के हिसाब से आप उसको प्रिपेयर करिए, साथ ही साथ जो मैप है जहां पे जो ट्रिब्यूटरीज को मेंशन किया गया उसको लोकेट कर लीजिए। हमारा जो विष्णुगाद जो हमारा पावर प्रोजेक्ट है, विष्णुगाद लिख दिया मैंने इसको, तो विष्णुगाद जो प्रोजेक्ट है उसको आप ध्यान में दीजिए कि प्रोजेक्ट क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है और इम्पोर्टेंटली हमारे जीएस के पर्पस को ये कैसे कवर करता है, इसको ध्यान दीजिएगा। पर लास्ट में ये लिखा है कि द राइटर इज रिसर्च डायरेक्टर एट भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एट आईएसबी। रिसर्च डायरेक्टर है और इन्होंने उस आईपीसीसी की रिपोर्ट में भी कंट्रीब्यूट किया था एंड हैड लेड रिसर्च ऑन ग्लेशिएटेड रिवर्स इन हिंदू कुश हिमालयन रीजन पे जो रिपोर्ट बनी थी उस पर कंट्रीब्यूट किया था। तो ये बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन जिन्होंने आर्टिकल लिखा है। अब आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल पे जो इंटरनेशनल लॉज के आधार पर है, और इन्होंने भी अपने आर्टिकल में एक चीज मेंशन करी है जो हम सबको समझनी चाहिए कि व्यूज आर पर्सनल। कोई भी आर्टिकल जो लिखा जाता है उनके व्यूज पर्सनल होते हैं, आप चाहें तो माने चाहें तो ना माने, वो सिर्फ एक एनालिटिकल पर्पस से लिख रहे हैं क्योंकि उनको उस दिशा में या उस सेक्टर में नॉलेज है। तो ये इंटरनेशनल लॉज के ऊपर है और ये जो इंटरनेशनल अफेयर्स के जो जिनका डोमेन है, जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका इंटरनेशनल अफेयर्स और पॉलिटिक्स है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हमारे लिए ये जीएस 1 के पर्पस से, जीएस 3 के पर्पस से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ पार्ट इसमें बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो पढ़ते हैं इसको। इन एन इन्फ्लुएंशियल एसे रिटन मोर देन 2 decades ago, एक बहुत ही प्रभावकारी ऐसे जो दो दशक पहले लिखा गया था, प्रोफेसर हिलरी चार्ल्सवर्थ, हु इज नाउ अ जज at the International Court of Justice, described international law as a discipline of crisis। जो ये डिसिप्लिन है वो क्राइसिस, जो ये डिसिप्लिन है वो संकट में है। ठीक है, Now, not much has changed since then। और ये जो लिखा गया 2 दशक पहले, उससे सिचुएशन ज्यादा बदली नहीं है। Just when the world was recovering from pain induced by COVID-19, Russia's invasion of Ukraine last year once again highlighted the crisis dimension of the international law। तो COVID-19 के बाद जो अटैक हुआ यूक्रेन के ऊपर रशिया का, उसने एक नए तरीके का डायमेंशन लेकर आया है जिससे इंटरनेशनल लॉ फिर से खतरे में दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल लॉ है क्या, इसको समझना जरूरी है। On the underlying basis of the post-World War, international legal order has been explicitly outlaw war। उसमें कहा जाता है कि युद्ध को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से एक्सप्लिसिट आउटलॉ बाहर करार दिया गया है, इसको नियमों से बाहर किया गया है। कब? पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, स्पेशली पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, थ्रू द अडॉप्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स यूएन चार्टर, जब उसको एक्सेप्ट किया गया उसके बाद से। While the UN Charter has succeeded in ensuring that the world does not fight another world war, ये इंश्योर किया गया था यूएन चार्टर में। It has failed to stopping interstate war, लेकिन फिर भी interstate war अभी भी हो रही है। This year is going to further test the limits of international law, not just because of Russia's ongoing legal war, but also due to several other factors that will play out in the next 12 months and beyond। ध्यान दीजिएगा कि ये सिर्फ सिर्फ रशिया और यूक्रेन वॉर को हाईलाइट नहीं कर रहा है। अगर ये चलता रहा तो इस साल आने वाले जो 12 महीने हैं उसमें इसके और फैक्टर्स जो प्रभाव में आएंगे उनके बारे में भी पता चलेगा, क्योंकि अभी जो फिलहाल की सिचुएशन है वो थोड़ी और डिजास्टर्स लग रही है। जैसे इंडिया चाइना की बात देखिए, चाइना ताइवान की बात देखिए, जापान चाइना की बात देखिए, इवन देन
हमारे जो यूरोपियन कंट्रीज है उसमें भी कुछ रिसेशन के और डिप्रेशन के बहुत ज्यादा इफेक्ट दिख रहे हैं दूर से, तो अभी देखने वाली बात होगी आर्टिकल कह रहा है। नाउ समझते हैं कि जियो इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या क्या हैं इस यूएन चार्टर को एक्सेप्ट करने के बाद। द वर्ड पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, हमेशा पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसके बाद बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और हमारे यूएन चार्टर भी क्रिएट हुआ, साथ में उसको एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि वॉर के जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो किसी भी देश के लिए घातकारी हैं। नाउ इसमें लिख रहे हैं द पोस्ट World War II was a bipolar one with the great power competition between a capitalist America and a communist Soviet Union। हम सब जानते हैं कि बाइपोलर का मतलब जहां पे दो ध्रुवी है, ठीक है, दो देशों के बीच जब शक्ति का एक केंद्रीकरण होता है उसे कहते हैं बाइपोलर। वन विद ग्रेट पावर, जिसमें अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री बन के निकला, और जो हमारा सोवियत यूनियन था, जो जिसको हम यूएसएसआर कहते हैं, वो हमारा उस वक्त जो है कम्युनिस्ट देश हुआ करता था। और 1991 में जब इसको डिमोलिश हो गया तो वो अलग, रशिया अलग हो गया, देश बढ़ गए, तो उसकी बात उसको भी आप हिस्ट्री से रेफर करिए, समझेंगे फिर कभी। तो इसमें कोल्ड वॉर में दो देश उभर करके सामने आए। द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, जो कोल्ड वॉर का एंड हुआ, लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन एंड द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म। जैसे मैंने कहा कि जब उसको डिसइंटीग्रेट किया गया, सोवियत यूनियन टूटा, तो उसके बाद कम्युनिज्म भी टूट गया, कोलैप्स कर गया। This unipolar movement gave a lead up to multilateralism and led to 3 decades। ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद यूनिपोलर का मतलब एक ध्रुवीय मूवमेंट, राइट। यूनिपोलर मूवमेंट गेव अ लेड, और इसका जो मूवमेंट था जो कि एक ध्रुवीय शक्तियों का एक जगह केंद्रीकरण हो जाए, गेव अ लेड अप टू अ मल्टीलेटरलिज्म। इससे बहुपक्षीयवाद को भी बढ़ावा मिला। कब तक? 3 दशक तक ऐसा हुआ, ठीक है। तो हमारे लिए समझने वाली बात है कि यूनिपोलर का मतलब क्या होता है, ये हमारे लिए समझने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ इंटरनेशनल लॉज वालों को ही नहीं, हमको भी समझना है कि यूनिपोलर का मतलब क्या है, इसका इंपैक्ट क्या है, बाइपोलर क्या है, मल्टीलेटरलिज्म क्या है। ये आर्टिकल में बहुत बड़े बड़े टर्म्स को हाईलाइट किया, लेकिन फिर मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो इसके बाद यूनिपोलर मूवमेंट का भी शुरुआत हुई, और जिसके बाद से बहुपक्षीयवाद, मल्टीलेटरलिज्म को भी बढ़ावा मिला 3 दशक तक। कब? जब सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया और कोल्ड वॉर खत्म हो गई या खत्म होने के किनारे आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसमें वो मेंशन कर रहे हैं कि सी राजा मोहन जो है एशियन कॉलेज एक है, उसमें मुझे इसका पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, वो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनको यहाँ रेफर कर रहे हैं, कॉल्स रिलेटिव हार्मनी, ठीक है। उन्होंने सापेक्ष सहबंध, रिलेटिव का मतलब था सापेक्ष रिलेटिव हार्मनी को उन्होंने प्रमोट किया। वो कहते हैं अमंग कॉल्स, माय मिस्टेक, नॉट प्रमोट, कॉल्स रिलेटिव हार्मनी अमंग द मेजर पावर्स, ठीक है। रिलेटिव हार्मनी मतलब अपने पॉजिटिव या फिर अपने काम के हिसाब से, ठीक है। रिलेटिव हार्मनी का मतलब होता है सापेक्ष, एक जैसा। तो जहां पे रिलेटिव हार्मनी होती है अमंग द मेजर पावर्स, उसको उन्होंने उसको कहा, जो मेजर पावर्स के बीच में सहबंध था उसको उन्होंने क्या कहा, रिलेटिव हार्मनी। हाउएवर इवन ड्यूरिंग दिस पीरियड द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो ने किसको बॉम्ब किया, कोसोवो को बॉम्ब किया। लेकिन इस जो ये जो किस्सा था इसको और जबकि उन्होंने इराक को भी इन्वेड किया यूएस ने, नाटो ने, उसको इतना अट्रैक्शन नहीं मिला जितना कि रशिया और यूक्रेन को इतना अट्रैक्शन मिला। इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट भी किया राल्फ वाइल्ड ने, ध्यान दीजिएगा। तो वो कहना चाह रहे हैं कि रिलेटिव हार्मनी को उन्होंने हाईलाइट किया मेजर पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन में, कि दो देश आपस में अपने ही फायदे को देख करके रिलेटिव हार्मनी क्रिएट करते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो जब यूएस ने कोसोवो पे बॉम्ब किया और इराक को इन्वेड किया तो ये चीज हाईलाइट क्यों नहीं हुई, जैसा कि यूएस लेड मिलिट्री एक्शन डिड नॉट अट्रैक्ट एज वोसिफेरस ऑन इंटरनेशनल रिस्पॉन्स एज यूएस यूक्रेन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन डिड। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे दूसरी थ्योरी भी यहाँ पे लग रही है कि जितना प्रमोशन, जितना अट्रैक्शन रशिया यूक्रेन वॉर को मिला, उतना ज्यादा यूएस ने जब नाटो को बॉम्ब किया या कोसोवो को बॉम्ब किया, यूएस ने जब इराक इन्वेड किया था तब उतना उसको हाइप नहीं मिली थी। ये आर्टिकल कह रहा है द रिलेटिव हार्मनी फेस saw the spread of democracy, greater acceptance of universal human rights, ठीक है। इसके साथ वो कह रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी चीजें इंटरनेशनल लेवल पे क्रिएट होती हैं जिससे लोगों को आगे आने वाले टाइम में, जो 2023 के बाद वाला टाइम है, देशों को बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, चाइना का कैपिटलिस्ट
या फिर एक मेजर पावर की तरह बन करके आना। वो क्या कह रहे हैं, टुडे इंटरनेशनल लॉ फेसेस अ न्यू ग्राउंड रियलिटी, द ड्विंडलिंग ऑफ द लिबरल एंड कैपिटलिस्ट वेस्ट एंड द राइज ऑफ एन ऑटोक्रेटिक चाइना एंड एक्सपेंशनिस्ट रशिया। मतलब आप ये पिछले आर्टिकल में भी हमने बात की थी कि चाइना और रशिया, एक ऐसा आर्टिकल और हम डिस्कस कर चुके हैं जहां वो कह रहे हैं कि चाइना और रशिया अमेरिका से, रशिया तो नहीं, चाइना अमेरिका से एक नई तरह की ऑटोक्रेटिक शक्ति बनके उभर रहा है, ठीक है। और रशिया एक एक्सपेंशनिस्ट की तरह दिख रहा है, जो कब्जा जो करना चाह रहा है यूक्रेन के इलाके में, उसकी बात हो रही है। और चाइना जो है वो क्या करता है, चाइना व्यूज लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट इन द सर्विस ऑफ द स्टेट। वो जो लॉ को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करता है कि जिसमें सिर्फ उसका काम है असिस्ट करना स्टेट को, मतलब स्टेट का मतलब कंट्री स्पेसिफिक है, असिस्ट करना। तो वो वैसे भी एक ऑटोक्रेटिक पावर की तरह चाइना उभर रहा है, इसकी बात इस आर्टिकल में कही जा रही है, ठीक है ना। उसके साथ साथ ये आर्टिकल कहता है द रशिया विजन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन कंप्लीट वायलेशन ऑफ द यूएन चार्टर। और जो इसने यूएन चार्टर के बाद इतना उसको एक्सेप्ट करने के बाद भी रशिया ने जो इंटरनेशनल लॉ को तोड़ने वाला काम किया है, डिस्टिंग्विशेस बिटवीन कंट्रीज दैट आर ट्रूली सोवरेन एंड कंट्रीज दैट पोजेस नॉमिनल और लिमिटेड सोवरेनिटी सच एज यूक्रेन। उन्होंने कहा जो देश संप्रभु हैं पूरी तरीके से उनको भी, और जिनकी संप्रभुता लिमिटेड है उनको भी उसने उसमें कैसे उसको डिमोलिश करना है, ये काम रशिया ने किया है, जैसे कि यूक्रेन के ऊपर वो अभी कर रहा है। As this clash between different visions of international law sharpens, और जैसे जैसे क्लैश बढ़ेंगे 2023 में, it will push international law into a deeper crisis। और जो इंटरनेशनल लॉ हमने क्रिएट किए हैं, यूएन चार्टर है कि लॉ वॉर नहीं होनी चाहिए, उसको ये और ज्यादा गहरे तरीके से ये संकट गहराएगा और इंटरनेशनल लॉ को हम आगे आने वाले टाइम में टेस्ट करता हुआ देखेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। द इंटरनेशनल इकोनॉमी लॉलेसनेस, तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोई लॉलेसनेस का मतलब कोई लॉ नहीं है इंटरनेशनल इकोनॉमी का, क्योंकि हम सब इतना तो समझते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो रोल है वो एक कंट्री स्पेसिफिक हो जाता है। जैसे हमेशा हम यूएस की बात करते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, हम रशिया की बात करते हैं कि वहां सोशलिज्म को बढ़ावा दिया जाता है, चाइना की बात करते हैं वहां सोशलिज्म का बढ़ावा, हर देश किसी ना किसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है। तो इसी के चलते जो इकोनॉमिक पावर्स हैं उनका कोई नियम स्पेसिफिक, कोई एक सेंट्रलाइज नियम नहीं है, और इसीलिए वहां कोई लॉ नहीं है, उसको फॉलो करने का कोई तरीका नहीं है, ये भी वो कहना चाह रहे हैं। सो एन इंपॉर्टेंट फॉल आउट ऑफ द राइज ऑफ जियो इकोनॉमिक ऑर्डर इज द concomitant spread of economic protectionism। ध्यान दीजिएगा कि जो फॉल आउट हुआ जियो इकोनॉमिक ऑर्डर का, क्योंकि कोई नियम ही नहीं है, तो उससे क्या हुआ, प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा मिला। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या है कि हमारे देश का जो व्यापार है उसको सिक्योर करने के लिए नियम बनाना, जो यूएस करता है। आपको याद होगा डब्ल्यूटीओ में हर बार इसी चीज की बहस होती है, जहां पर कोई देश मानते हैं, यूएस नहीं मानता, विड्रॉ कर जाता है, कि अपने देश की व्यापार को एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हम प्रोटेक्शनिज्म का सहारा लेते हैं। द राइज ऑफ चाइना हैज सेट द कैट अमंग द पिजन्स इन द यूएस। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, द राइज ऑफ चाइना हैज सेट, जो चीन जो उभर के आ रहा है, हैज सेट द कैट अमंग द पिजन्स इन द यूएस, उसने एक बिल्ली को तैयार किया है जो पिजन्स इन द यूएस, जो यूएस में जो पिजन्स हैं उनके लिए। ये एक स्टेटमेंट तो है, लेकिन ये क्वेश्चन भी बन सकता है मीन्स का, इसको आपको प्रूव करना होगा, ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। विच इज डेस्परेट टू इंश्योर इट्स कंटिन्यूड हेजेमनी, जो अपने जो उसका जो एक्सपोजर है उसको आगे, अपने नेतृत्व को वो आगे ले जाना चाहता है, इसको प्रूव करिए। क्वेश्चन बन सकता है आपके जीएस3 में, GS1 में भी कुछ चीजें ऐसे क्रिएट होती हैं। Washington is fast backtracking on the neoliberal consensus of the independence and non-discrimination in international economic law। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या लिखी है कि जो यूएस ने, जो वॉशिंगटन ने, जो नियोलिबरल का मतलब नव उदारवादी, याद रखिएगा नव उदारवादी में जो उन्होंने एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक लॉ को क्रिएट किया था, जहां जो लेबर सेंट्रिक है, क्योंकि ऑब्वियसली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो चीजें होती हैं उसमें लेबर सेंट्रिक चीजों को या कंजम्पशन सेंट्रिक चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। तो जो वॉशिंगटन ने जो न्यू लिबरल कंसेंसस को शुरू किया था उससे वो बैकअप कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी उसने हाल फिलहाल इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट को पास किया है, जिसमें एक नई बहस चालू हो गई है कि जो अमेरिका ने जिस चीज को प्रमोट किया उसको बैक ऑफ कर रहा है। ठीक है, the recent adoption of Inflation Reduction Act in the US, which aims to transition to clean energy by providing massive industrial subsidies to domestic American companies at the cost of imports and foreign companies in a case in point। ध्यान दीजिएगा,
तो ऐसा लग रहा है कि यूएस ने जो नियो लिबरल कंसेंसस को प्रमोट किया था नॉन डिस्क्रिमिनेशन इंटरनेशनल इकोनॉमिक लॉ में, उसको वो बैक ऑफ करता हुआ नजर आ रहा है. Likewise, the US has vehemently rejected the recent मैंने बोला कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्लानिस्ट रिपोर्ट दैट held the US protectionist industrial policies masquerading as नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स. जो वो मैस्कैडरिंग का मतलब होता है मुखौटा पहनना या उसको छुपाना. तो वो उसने WTO के पैनल की जो रिपोर्ट थी उसको रिजेक्ट किया है, क्योंकि वो अमेरिका बहुत बड़ा प्रोटेक्शनिस्ट है, ध्यान दीजिएगा. तो प्रोटेक्शनिज्म को प्रमोट करते हुए उन्होंने WTO की रिपोर्ट को रिजेक्ट किया. Or the US has also strangled the WTO's effective dispute settlement mechanism by relentlessly blocking the appointment of the appellate body. और जो उसकी appellate body members का जो appointment है उसको भी उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है so that कि उसका dispute settlement होने में दिक्कतें आए. Now article कह रहा है all these challenges are only going to become ominous in 2023 leading to great lawlessness in the world economy. और इसका अगर चलता रहा तो लॉलेसनेस और बढ़ेगी आने वाले टाइम में. अब उसके बाद जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाले टर्म्स 3 हैं जो मैंने इसको हाईलाइट किया है: सिक्योरिटाइजेशन, पॉपुलिज्म एंड प्रोटेक्शनिज्म. ध्यान दीजिएगा, सिक्योरिटाइजेशन का मतलब होता है, ये सिक्योरिटी से कनेक्टेड नहीं है मेजोरिटी में. सिक्योरिटाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आप आप ध्यान दीजिएगा कि आपको अगर मैं बोलूं कि टेररिज्म ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, टेररिज्म प्रॉब्लम है, लेकिन मैं अगर सिर्फ इसको हाईलाइट करूं और बाकी की समस्याओं को निग्लेक्ट कर दूं तो इसे कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन. और इसके आधार पर पॉलिटिक्स करने को कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन. मतलब मुद्दे तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट भी है, मुद्दा तो हमारा इन्फ्लेशन भी है, लेकिन हमेशा टेररिज्म को हाईलाइट करने को कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन. मतलब हमारी पॉलिटिक्स सिर्फ एक ही मुद्दे पर आधारित रह गई है, हम जैसे कि रशिया यूक्रेन से कर रहा है, जैसे चाइना इंडिया से कर रहा है. तो सिक्योरिटाइजेशन का मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि इंडिया और चाइना के बीच में सिर्फ इंटर स्टेट बॉर्डर में जो हमारा इलीगल इमिग्रेशन ही एक मुद्दा है तो उसे कहेंगे सिक्योरिटाइजेशन, कि हम उसी मुद्दे पर आधारित होकर अपने देश की सिक्योरिटी पे ध्यान दे रहे हैं. तो दूसरा हुआ पॉपुलिज्म. पॉपुलिज्म का मतलब मतलब कि जनवाद का मतलब कि हम ये ऐसी ओपिनियन क्रिएट कर रहे हैं लोगों के अंदर कि आप जो आपसे ऊपर के लोग हैं, क्योंकि हर देश में लेयरिंग में पॉपुलेशन होती है. लेयर जैसे हम कहते हैं टीयर 1 टीयर 2, तो हम ऐसे बोले कि टीयर 2 के जो लोग हैं, जिनकी जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनको टीयर 1 के लोगों से हमेशा दुश्मनी रखनी चाहिए. और इसको ध्यान में रखते हुए मैं अपनी पॉलिटिक्स क्रिएट करती हूँ. इसे कहते हैं पॉपुलिज्म, कि जो लोगों को पसंद हो वो बात करूं. राइट, टीयर 2 के लोगों को मैं हमेशा टीयर 1 के लिए उकसाती रहती हूँ और इसके चक्कर में मैंने अपनी पॉलिटिक्स को क्रिएट कर रखा है. इसे कहेंगे पॉपुलिज्म. ये मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ. तीसरा वर्ड है प्रोटेक्शनिज्म. प्रोटेक्शन का मतलब मैंने आपको कहा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बचाने के लिए जो नियम क्रिएट किए जाते हैं कि मेरे देश का फायदा हो, उसे कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म. सो सिक्योरिटाइजेशन, पॉपुलिज्म एंड प्रोटेक्शनिज्म थ्रेटन द कोर यूनिवर्सल वैल्यू इंश्योर्ड इन द इंटरनेशनल लॉ. ये इसका लाइन है, इस पे क्वेश्चन में भी क्रिएट हो सकता है कि आप कैसे प्रूव करेंगे कि सिक्योरिटाइजेशन, पॉपुलिज्म और प्रोटेक्शनिज्म थ्रेट है कोर यूनिवर्सल वैल्यूज के अगेंस्ट में जो इंटरनेशनल लॉ में इंश्योर किए गए हैं. ठीक है, अब आते हैं वापस आर्टिकल में. वो कहना क्या चाह रहे हैं कि पॉपुलिस्ट चैलेंज क्या है. पॉपुलिस्ट का मतलब जो लोगों को पसंद हो वो चैलेंजेस क्या है, या जो लोग जो जनवादी हैं, जनवादी मतलब अगर लोग कहते हैं कि गरीब जो रईस है वो गरीब का दुश्मन है, अगर ये ओपिनियन आती है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं और हमारी पॉलिटिक्स अट्रैक्ट करती है, उसे कहते हैं जनवादी. ठीक है. सो ऑल्दो लीडर्स सच एज डोनाल्ड ट्रम्प एंड ज़ायर बोल्सोनारो हैड डिमिटेड ऑफिस, मतलब ट्रम्प भी इसी आधार पे काम करते थे, और जो बोल्सोनारो अभी ब्राजील के जो प्रेसिडेंट थे उनको हटाया गया है, पीएम को, वो भी इसी उस पे थे और उनका ऑफिस मिला कि उनको ऑफिस से निकल गए हैं, उनकी पावर चली गई है. इंटरनेशनल लॉ इन 2023 will continue to face challenges from populist and ethno-nationalist regimes in several countries such as Hungary, Turkey, Poland and Israel. Now, populists attack the legitimacy of international law and refer to it as foreign law, which is इनिमिकल टू देयर नेशनल इंटरेस्ट. ठीक है, तो इससे समझने वाली बात यह है कि अभी आने वाले टाइम में ये पॉपुलिस्ट वाला जो फंडामेंटल है ये अभी और गहराएगा इन देशों में. राइट. सो इस आर्टिकल में से कोई जो पॉपुलिस्ट समझ लिया हमने, उसके बाद हम देखते हैं कि दो चार लाइनें जो हमारे पर्पस की हैं कि Crisis in international law will exist if the phenomena of imperialism is not addressed. अगर हमारा जो imperialism का जो कॉन्सेप्ट है अगर वो बरकरार रहा और उसको एड्रेस नहीं किया गया
तो फिर ये क्राइसिस और बढ़ सकता है। क्यों कह रहे हैं इंपीरियलिज्म? क्योंकि अभी जो हमारा रशिया और यूक्रेन का जो प्रॉब्लम चल रहा है, जहां रशिया मानने को तैयार नहीं है, वो एक तरीके का साम्राज्यवाद ही है। ऑन द other hand, the late James Crawford argued that crises occur in international law because of the absence of any constitutional order other than constitutional order of states। ध्यान दीजिएगा कि कोई भी, जैसे उन्होंने कहा कि लॉलेसनेस, कोई भी नियम नहीं है, कोई संविधान नहीं है इन चीजों को हैंडल करने का, एक्सेप्ट यूएन चार्टर। यूएन चार्टर तो है ही, लेकिन उसके बाद भी तो वॉर हो रही है ना देशों के बीच। एक ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है, ये हम देख रहे हैं। सीरिया में जो वॉर चल रही है वो भी यूएन चार्टर के बनने के बाद हुई है, और वो भी अभी भी उसमें रिजल्ट कुछ निकल के नहीं आया है। अदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ऑफ स्टेट, तो इसका मतलब हमें एक संविधान की जरूरत है, ना कि जो स्टेट जो संविधान बनाता है, जो ऑर्डर देता है उसकी। ये नहीं चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। नेशनलिज्म टू ट्रम्प इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। विल 2023 सी, अब एक क्वेश्चन उठा रहा है आर्टिकल, विल 2023 सी द इंटरनेशनल कम्युनिटी फाइट बैक अगेंस्ट द रिलेंटलेस असॉल्ट्स पोज्ड बाय सिक्योरिटाइजेशन, पॉपुलिज्म एंड प्रोटेक्शनिज्म ऑन कोर वैल्यूज दैट आर इंटरनेशनल लॉ इंश्राइन्स। ये क्वेश्चन भी है, इसको मैंने समझाया कि ये तीन टर्म इस आर्टिकल का बिल्कुल बैकग्राउंड है, जिस्ट है, आत्मा है। क्या? सिक्योरिटाइजेशन क्या है, पॉपुलिज्म क्या है, और प्रोटेक्शनिज्म क्या है। यही वर्ल्ड पॉलिटिक्स को हाईलाइट कर रहा है ये आर्टिकल, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के आर्टिकल। आई होप कि आपको ये थोड़ा समझ में आए होंगे सरल भाषा में। ऑल्दो ये इंटरनेशनल अफेयर्स के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रेफर कर सकते हैं। और जो आगे के आर्टिकल्स इन न्यूज के बेस पे आएंगे उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डेली न्यूज एनालिसिस में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट बैक।